हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर ब्लॉक आर्किटेक्चर का लास्ट लेक्चर है। ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो आज हमारा टॉपिक है सीपीयू, उसका सीपीयू टाइमिंग और उसकी मशीन साइकिल्स। तो जैसे हमने माइक्रो प्रोसेसर में उसकी टाइमिंग्स और उसकी सारी वेवफॉर्म्स देखी थी, वैसे ही हमें यहाँ पे 8051 की भी सीपीयू टाइमिंग और मशीन साइकिल्स देखनी है। अब अगर हम ये फिगर को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑसिलेटर की जो XTL2 पे आपकी जो पिन पे आपका जो ऑसिलेटर और आपका ऑसिलेशन जो भी आपका पीरियड है, अगर वो आप गिवन लेते हैं तो देखिए आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका S1 है, वो S1 आपका स्टेट है, ठीक है। P1 और P2 है, वो P1 आपका क्या है, पीरियड है। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि 8051 कंट्रोलर में आपका एक स्टेट में यानी S1 स्टेट, यानी S1 यहाँ पे S1 क्या आपका स्टेट है, ओके। और ये जो ये जो है आपकी वो साइकिल्स है, S1 S2 S3 S4 S5 S6, ये आपकी स्टेट्स हैं। और इनको मिला के एक आपका मशीन साइकिल बनता है। यानी क्या कह सकते हैं हम कि छह पीरियड्स ऑफ स्टेट आप कह सकते हैं इसे। छह पीरियड्स ऑफ स्टेट मिलके आपका एक मशीन साइकिल बनाता है, ठीक है। और हर एक स्टेट में आपके दो पीरियड होते हैं, P1 और P2। जैसे S1 में आपका P1 और P2। तो इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इसे अगर हम लोग डिनोटेशन करना चाहे तो इससे हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं S1 P1, यानी S1 P1 का मतलब क्या होगा, स्टेट 1 पीरियड 1। और S1 P2 इसका मतलब क्या है, स्टेट 1 पीरियड 2, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात आपको ये है, सबसे पहला पॉइंट आपका ध्यान रखने वाली बात ये है, मशीन साइकिल में आपकी 6 स्टेट होती है, ठीक है, S1 से लेके S6 तक। तो आपकी एक मशीन साइकिल कंप्लीट होती है। और हर एक स्टेट टाइम में आपकी दो पीरियड्स होती है, ठीक है। पीरियड 1 पीरियड 2, P1 और P2, ओके, ठीक है। बस तो आपको ये इतना ही आपको मशीन साइकिल और सीपीयू टाइम में इतना ही आपको समझना था। और यहाँ पे आप एड्रेस लेच इनेबल अगर आप करते हैं तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपने एड्रेस लेच इनेबल को इनेबल किया यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी इनेबल हुई। तो इस दौरान क्या होगा आपका, इस दौरान आपका एड्रेस जो है वो आपका फैच होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे ये जो आपका एग्जांपल है वो 1 बाइट 1 साइकिल इंस्ट्रक्शन का है, जैसे INC1, ठीक है। तो S1 और S2, इसके दौरान क्या होगा, S1 के दौरान आपका रीड ऑपकोड होगा। रीड ऑपकोड का मतलब क्या है कि आपका जो भी डेटा है वो आपका यहाँ से आपका रीड होगा। देन S4 में S1 S2 और S3 में उसका क्या होगा, प्रोसेस होगी और एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। S2 में उसकी प्रोसेस होगी और S3 में उसका एग्जीक्यूशन होगा, ओके। S4 में क्या होगा, रीड नेक्स्ट ऑपकोड, यानी इसके बाद जो आपने इंस्ट्रक्शन यूज करी है तो उसका S4 में आपका रीड, उसका डेटा रीड होगा। देन S5 और S6 में उसका प्रोसेस और एग्जीक्यूशन होगी, ओके। इसी तरीके से दूसरी भी आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे 2 बाइट 1 1 साइकिल का अगर इंस्ट्रक्शन हो, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है ऐड ए डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, रीड ऑपकोड होगा। तो रीड ऑपकोड में क्या करेगा, ये पहले डेटा को रीड करेगा कि आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। H2 में क्या करेगा, ए को यानी एक्यूमुलेटर को और जो भी आपका डेटा है उनके बीच में एडिशन करेगा, ये आपकी होगी प्रोसेस। और तीसरा नंबर S3 में क्या करेगा, आपका एग्जीक्यूशन करेगा। एग्जीक्यूशन कहाँ करेगा आपका, जहां पे भी आपको एड्रेस दे रखा है वहां पे उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी आउटपुट पे कर सकता है या फिर मेमोरी में सेव कर सकता है, ठीक है। तो S3 में उसका एग्जीक्यूशन होगा। सेम F4 में आपका रीड टू बाइट, प्रोसेस और एग्जीक्यूशन, रीड नेक्स्ट ऑपकोड, प्रोसेस और एग्जीक्यूशन, ये आपका सेम चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको तीसरा एग्जांपल दे रखा है 1 बाइट 2 साइकिल्स का। एग्जांपल के तौर पे INC DPTR, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम होगा आपका, जैसा ऊपर हो रहा है वैसा यहाँ पे होगा, ठीक है। और चौथा एग्जांपल आपको दे रखा है MOVX 1 बाइट 2 साइकिल, ओके। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर आप MOVX 1 बाइट और दो साइकिल अगर कंसिस्ट करते हैं तो रीड ऑपकोड होगा। इसमें आपका MOVX S1 में रीड क्या करेगा कि आपको मूव करना है किसी डेटा को, ठीक है। ये आपका प्रोसेस हुई S2 में और S3 में एग्जीक्यूशन हुआ। रीड नेक्स्ट आपका ऑपकोड होगा, यानी दूसरी इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा।
देन अगर दूसरी एड्रेस आपका जैसे यहाँ पे एड्रेस है तो वहाँ S5 में आपका क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस को फैच किया जाएगा, यानी एड्रेस पता लगाया जाएगा, और S6 में आपका एग्जीक्यूशन होगा। वैसे ही अगर आगे अगर आप नो ALE यानी एड्रेस लाइक इनेबल यहाँ पे नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट S1 S2 और S3 क्या हो जाएगी, आपकी डेटा रीड करेगी, ठीक है। और S4 में आपका कोई भी एड्रेस आपका पैच नहीं होगा। तो मूव एक्स 1/2 साइकिल एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी भी टाइप की इंस्ट्रक्शन आती है तो उसका जो भी आपका सीपीयू टाइमिंग और मशीन साइकिल है वो कुछ इस तरीके से होगी। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने आपको जो समझाया वही चीज है, ये सारी चीज वही है आपकी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। अब कुछ टाइम है एग्जीक्यूशन के लिए, इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के लिए कुछ टाइमिंग है। जैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो आपको टाइम कैलकुलेटिंग रिक्वायर्ड जो एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट के लिए जो टाइम है उसको कैलकुलेट करने में मदद करती है। जैसे जैसे टू साइकिल इंस्ट्रक्शन है तो उसको 2 माइक्रो सेकंड चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि एक साइकिल की फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/12 एफ ऑसिलेशन, या ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका 12वां भाग होता है, ठीक है। जहाँ पे आपका एफ ऑसिलेशन क्या है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, तो मैंने आपको बताया है जहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 मेगाहर्ट्ज की है, इसीलिए 2 साइकिल की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए 2 माइक्रोसेकंड लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे कुछ एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, देखिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दे रखी है 10 मेगाहर्ट्ज की, तो यहाँ पे आपको निकालना है कि एक मशीन साइकिल का एग्जीक्यूशन करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमें क्लॉक की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो आपको 10 मेगाहर्ट्ज दे रखी है, ठीक है। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या है इक्वेशन, 1/12 इंटू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, यानी हम क्या करेंगे 10/12 करेंगे तो हमारे पास क्लॉक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.833 मेगाहर्ट्ज, ओके। नाउ एक मशीन साइकिल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, 1 डिवाइड बाय आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप कह सकते हैं कि टी इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 1/f होगा, ठीक है। ये आपका सिंपल आप कह सकते हैं, ओके, टी इज इक्वल टू 1/f। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है 0.833 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 0.833 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.2 माइक्रोसेकंड। तो एक मशीन साइकिल के लिए हमें 1.2 माइक्रोसेकंड की जरूरत है, ओके। नाउ कुछ पावर सेविंग मोड ऑपरेशन होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, तो वो कौन से वर्जन में अवेलेबल होते हैं, वो हमारे CHMOS यानी CHMOS वर्जन में, माइक्रो कंट्रोलर के वर्जन में हमारा पावर सेविंग मोड हमारा प्रोवाइड किया होता है और बाय द मैन्युफैक्चरर। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि माइक्रो कंट्रोलर में हमें पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए कैसे मतलब उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ जो आईसी के कुछ पार्ट्स होते हैं वो आपके हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, और कुछ पार्ट्स जो होते हैं आईसी के वो आपके प्रीवियसली स्टेटस में रहते हैं, या फिर उसका जो स्टॉप होना होता है वो आपका इनडेफिनेट होता है, मतलब वो स्टॉप हो भी और ना भी हो, ये आपका डेफिनेट नहीं होता है। तो वो किस तरीके से आपका रहता है, तो जहाँ पे आपका पावर कंजम्पशन आपका क्रिटिकल होता है जैसे, तो वहां पे आपका CHMOS वर्जन पावर रिड्यूस करने के लिए आपको दिया जाता है। ये एक आपका पावर सेविंग मोड का CHMOS वर्जन में एक स्टैंडर्ड फीचर है, ठीक है। तो उसके एडवांटेजेस हैं कुछ के पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करने के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है कि इट अलाउज द माइक्रो कंट्रोलर टू पुट मोर फंक्शनलिटी इनटू स्मॉलर स्पेस, ठीक है। देन दूसरा क्या है, इट अलाउज द use of smaller and lighter power supplies as less heat is generated and packaging can be made dense, and also the use of expensive fans and blowers are
फॉर द कूलिंग इज अवॉइडेड। मतलब सिंपल है, पावर कंजम्पशन कम होगा तो पावर सप्लाई कम होगा, कम पावर सप्लाई चाहिए, कम पावर सप्लाई चाहिए तो लेस हीट होगी, हीट कम होगी तो जो उसको ठंडा करने के लिए हम लोग फैंस और ब्लोअर्स यूज कर सकते थे वो कम हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, जो आपका कंट्रोलर का जो भी प्राइस है वो आपका कम हो जाएगा। ओके, थर्ड इसका एडवांटेज क्या है, द कूलर रनिंग चिप इज मोर रिलायबल। ठीक है, एज मोस्ट ऑफ द रैंडम एंड वेयर आउट failures of microcontroller are related to the temperature। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका कूलर कूलर रनिंग चिप होती है, कूलर रनिंग चिप का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका पावर कम यूज हो रहा है, कंजम्पशन कम है। ओके, तो वो ज्यादा आपकी रिलायबल है, और फेलियर जो उसमें होते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर, वो आपका रिड्यूस हो सकता है। इसीलिए आपका पावर रिडक्शन जो भी ऑपरेशन है, पावर रिडक्शन जो मोड्स है जो अवेलेबल है हमारे CHMOS वर्जन में, वो हमारे रिलायबल है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक फिगर सर्किट दे रखी है, वो सर्किट ऐसा है कि आपका आइडल और पावर डाउन मोड में इंप्लीमेंट करने के हमारे काम आती है। देखिए यहाँ पे आपको फिगर दे रखी है, जैसे यहाँ पे आपका क्रिस्टल लगा हुआ है, ये कैपेसिटर सर्किट है, आपकी कैपेसिटर आपका सर्किट दे रखा है, ऑसिलेटर सर्किट है आपकी यहाँ पे, देन उसे हम लोग क्लॉक जनरेशन में क्लॉक को जनरेट करते हैं और उसे हम CPU और अदर फंक्शंस के लिए हम उसे आगे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में पावर सेविंग मोड के दो फीचर हैं। क्या क्या फीचर है, अगर ये सर्किट को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास दो फीचर है। कौन से, एक आपका आइडल मोड और एक आपका पावर डाउन मोड, यानी आइडियल और PD। आइडियल का मतलब क्या है यहाँ पे, आइडल मोड, और दूसरा है आपका PD का मतलब क्या है, पावर डाउन मोड। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे आइडल मोड को कंसिडर करते हैं तो देखिए आइडल मोड जो है, अगर ऊपर वाली फिगर को हम लोग कंसिडर करते हैं, ये फिगर को, तो यहाँ पे आपका आइडल जो पिन है वो आपकी कनेक्टेड है टू द इनपुट ऑफ द एंड गेट। ये जो आपका एंड गेट है उसके इनपुट पे आपका एक आइडल कनेक्टेड है। ठीक है, और जो सेकंड इनपुट है एंड गेट का, वो आ रहा है आपका क्लॉक जनरेटर से। तो जो भी आपका एंड गेट का आउटपुट होगा उसको आपको CPU में देना है आगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि आइडियल आपका 1 है, तो जो भी क्लॉक जनरेटर का आउटपुट है वो आपको CPU में देना है। लेकिन अगर आपका आइडियल 0 है, तब जो आपका आउटपुट है क्लॉक जनरेटर का, वो CPU से पास नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपके एंड गेट के होने के कारण बात उसका जो एंड गेट का आउटपुट है वो 0 होगा, ड्यू टू दी आइडियल इज इक्वल टू 0। ओके, इसीलिए आइडियल अगर आपका 1 होगा तभी आपका CPU में आपका आगे प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो आपके इसके अलावा अगर ये जो आपकी आइडल मोड में अगर आपका वर्क कर रहा है, तो टाइमर होता है, सीरियल पोर्ट्स होते हैं, इंटरप्ट्स जो होती है, रैम जो होते हैं, ये जो सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोलर में अवेलेबल होते हैं, वो आपके नॉर्मल मोड में काम करते हैं। इन द आइडल मोड, जब भी आपका CPU आइडल मोड में है, तब ये सारे जो भी मैंने आपको फंक्शंस जो भी आपके पिन्स बताई, ये सारे पिन्स आपके नॉर्मल वर्क करती है। लेकिन जो स्टैक पॉइंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, PSW हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया, B रजिस्टर हो गया, ओके, और बाकी के जो दूसरे रजिस्टर हो गए, तो ये जो सारे रजिस्टर्स हैं वो आपके उसके अंदर जो डेटा है वो डेटा आपका मेंटेन रहेगा ड्यूरिंग द आइडल पीरियड। ठीक है, कहाँ पे, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड यानी PSW, एक्यूमुलेटर, B रजिस्टर, और दूसरे जो भी रजिस्टर्स है उसमें जो भी डेटा है वो आपका सेव रहेगा एज इट इज, उससे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। ओके, और
जो ALE और PSEN सिग्नल है उसका लॉजिक आपका हाई होगा जब माइक्रो कंट्रोलर आपका आइडल मोड में वर्क करेगा तब। ओके, और इसके कारण क्या होगा कि आपका जो EPROM है, जो EPROM है आपकी, वो डिससिलेक्टेड हो जाएगी और आउटपुट आपका डिसेबल हो जाएगा। नाउ अगर आपका आइडल मोड बाय सेटिंग, अगर आपका आइडियल 0 है, अगर ये पॉइंट आपका 0 है, तो आइडियल जो है वो आइडल मोड बीट में चला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, पीकॉन रजिस्टर को आपका इफेक्ट होता है। तो पीकॉन रजिस्टर आपका बीट एड्रेसेबल नहीं होता है, इसीलिए आइडियल आइडियल जो पिन है आपकी, यहाँ पे जो आइडियल आपको दे रखी है, ये आइडियल पीकॉन मोड आपका बीट एड्रेसेबल नहीं होता। इसीलिए आइडियल आइडियल जो पिन होती है आपकी, वो बीट उसका बीट आपका सेट हो जाता है विद द बाइट ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लें, तो एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं ORL pcon #01H। तो इसमें क्या हुआ, आइडल जो पिन है आपकी वो बीट पर्पस होती है, लेकिन पीकॉन आपका बीट नहीं होता, वो एक बाइट एड्रेसेबल है। तो आइडल पिन आपकी बाइट के साथ बाइट इंस्ट्रक्शन के साथ आपकी सेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आइडल मोड हमारी पीकॉन रजिस्टर में यूज होती है। तो अगर पीकॉन रजिस्टर की हम लोग बात करें, पीकॉन रजिस्टर की बात करें, तो उसका उसमें हमारे 8 बीट होते हैं, यानी एक बाइट होती है, 8 बीट बराबर 1 बाइट। ठीक है, तो सबसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है उसका, पीकॉन रजिस्टर का, वो होता है हमारा एस मोड। देखिए मैं आपको यहाँ पे फिगर में आपको बताता हूँ, जैसे ये सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है वो आपका है एस मोड, और जो लोअर सिग्निफिकेंट बीट है वो आपका आइडल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उसके सिंबल और उसकी पोजीशन और उसकी कुछ नेम्स और फंक्शंस आपको यहाँ पे टेबल में प्रोवाइडेड है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखने हैं। नाउ अगर पावर डाउन मोड की मैं बात करूं, जो यहाँ पे आपको पावर डाउन मोड यहाँ पे PD दे रखा था, अगर मैं उसकी बात करूं, तो पावर डाउन मोड में एंटर होने के लिए हमें जो पीकॉन N.1 है, ठीक है, N.1 है, वो हमारा बीट सेट होना चाहिए 1 पे, यानी हाई होना चाहिए पीकॉन रजिस्टर में। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो ऑसिलेटर की जो ऑपरेशन है वो उसकी स्टॉप हो सके, और अगर माइक्रो कंट्रोलर आपका एक्सटर्नल किसी ऑसिलेटर पे वर्क कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो क्या हो कि उसका जो भी वर्किंग है, वो उसका जो भी वर्किंग है वो बंद हो सके, और जो इंटरनल फेज जनरेट हो रहा है, ओके, और वो जनरेशन आपका बंद हो सके। या फिर अगर आपका इंटरनली कुछ जनरेट हो रहा है, इंटरनली अगर आपका क्लॉक पल्स जनरेट हो रही है, ठीक है, तो वो आपकी बंद हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें कि क्लॉक का जो फंक्शन होता है वो फ्रोजन या फिर स्टॉप हो जाता है ड्यूरिंग, जब आप पावर डाउन मोड में चले जाते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एज लॉन्ग एज द सप्लाई वोल्टेज VCC यानी VCC में अगर आपका सप्लाई वोल्टेज मेंटेन है, तो इंटरनल रैम और जो आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है SFR, वो आपका होल्ड पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, और पावर डाउन मोड में क्या होता है, जो ALE है और जो PSEN पिन के सिग्नल्स हैं, वो भी आपके लो लेवल पे चले जाती है, यानी 0 हो जाते हैं, लॉजिक उसका लो हो जाता है। ठीक है, और जो पोर्ट्स की पिन आउटपुट है, उसकी जो वैल्यू है वो उसके रिस्पेक्टिव SFR में रिटर्न हो जाती है, वापस चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पावर डाउन मोड का मेन मकसद क्या है, आपका सिंपल है कि आपका पावर मोड डाउन में क्या होता है कि आपका पावर सेविंग होता है। ओके, तो इसमें कुछ आपको स्टेटस पिन अगर आपकी आइडल कंडीशन में है या फिर पावर डाउन मोड में है, तो उसकी कुछ टेबल में आपको दे रखी है कि पिन कैसे कैसे वर्क करेगी। देखिए, जैसे ALE पिन है अगर आपकी, अगर वो आपका आइडल कंडीशन में है, तो उसका जो जो भी उसका
जो भी उसका स्टेटस है वो आपका वो 1 दिखाएगा आपको, पावर डाउन मोड में वो 0 हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल एग्जीक्यूशन हो रहा है तो आइडल में 1 और 0, पावर डाउन में 0। सिमिलरली PSEN का भी 1010 है। और P0 का जो पोर्ट है उसमें आपका जो आइडल कंडीशन में होगा, अगर इंटरनली एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो आपका SFR डेटा, SFR में डेटा रिटर्न हो जाएगा और पावर डाउन में भी यही होगा। लेकिन एक्सटर्नल एग्जीक्यूशन में क्या होगा, हाई इंपीडेंस हो जाएगा और इसमें भी हाई इंपीडेंस हो जाएगा। ओके, P1 में आपका SFR डेटा, आइडल में भी यही सेम। तो ये आपका एक समरी है फॉर द स्टेटस ऑफ द पिन और आइडल और पावर डाउन मोड में। ओके, नाउ पावर डाउन मोड से टर्मिनेट कैसा करना। एक बार तो हम लोग पावर मोड में चले गए, लेकिन उसे टर्मिनेट कैसे करना है, यानी पावर डाउन मोड में से बाहर कैसे आना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रीसेट पिन जो होती है हमारी RST पिन, वो यूज होती है हमारी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, रीसेट पिन जो होते हैं उसे एक्टिव करना पड़ता है फॉर द लॉन्ग टाइम। ऑसिलेटर के सर्किट के लिए उसे रिस्टार्ट और उसे स्टेबलाइज होने के लिए हमें RST पिन को एक्टिव करना पड़ता है फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ताकि क्या हो सके, सारी वैल्यू आपकी रीसेट हो सके और जो SFR की वैल्यू है और जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो आपके स्टार्टिंग से स्टार्ट हो सके, यानी उसका एड्रेस क्या हो सके, 0000H से वापस से स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो पावर डाउन मोड को अगर हम यूज करते हैं तो हमें रिडक्शन तो मिलता ही है, पावर पावर कंजम्पशन में रिडक्शन मिलता ही है कुछ एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन पावर कभी कभी क्या होता है कि पावर डाउन के दौरान आपका VCC होता है वो आपका ऑफ हो जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो आपका स्टैंड बाय करंट है या फिर जो आपका इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है, वो आपका अवॉइड हो सके। लेकिन इस दौरान आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप पावर डाउन मोड में जा रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि पावर डाउन मोड में जाने से पहले आपको VCC, जो आपकी चिप पे VCC होती है, उसका जो सप्लाई है उसे आपको बंद करना है, ताकि क्या हो सके, सिग्नल, चिप का जो सिग्नल है, चिप सिग्नल है, यानी चिप पे VCC का जो सिग्नल है वो आपका, उसका लॉजिक आपका लो हो सके। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। सेफ सेफली अगर पावर डाउन ऑपरेशन मोड में आपको जाना है तो आपको एसेंशियल है कि VCC को आपको सेकेंडरी जो सर्किट होती है उसमें उसमें आपको VCC को सबसे पहले आपको शट डाउन करना है। पावर डाउन मोड में जाने से पहले आपको VCC को शट डाउन करना है, स्विच ऑफ करना है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्किट आपको दे रखी है जो आपका पावर स्विचिंग सर्किट है फॉर दी पावर डाउन मोड। ठीक है, पावर डाउन मोड के लिए आपको पावर स्विचिंग सर्किट दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपका VCC, ठीक है, व्हेन द VCC शट डाउन, तो कैपेसिटर यहाँ पे जो C1 है, ये C1, वो कैपेसिटर C1 आपका पावर ऑन रीसेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जितनी भी पिन है आपकी यहाँ पे, यानी पिन P2.7 है, P2.6 है, ठीक है, उस पे आपका 1 लिखता है, 1 शो होता है। तो जो आपका 2.6 पोर्ट है आपका, उसका जो ट्रांजिस्टर Q1 है, तो वो आपका C1 जब आपका 1 दे रहा है तब Q1 आपका ऑन होता है और आपका VCC अवेलेबल होता है फॉर दी सेकेंडरी सर्किट थ्रू दी Q2। ठीक है, Q2 के द्वारा आपका VCC सेकेंडरी सर्किट को प्रोवाइड होता है। तो ठीक है, जब भी आप एज सुन एज दिस ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, तो पोर्ट 2 जो है, पोर्ट 2 वो आपका PCH, मतलब पोर्ट 2 होता है वो आपका हायर बाइट पे चला जाता है और जो 2.6 और 2.7 जो आपको यहाँ पे पिन दे रखी है उसके आउटपुट आपको 0 मिलते हैं। तो 0 आपका 2.7 पे अगर अवेलेबल होता है तो वो आपको इंश्योर करता है कि जो VCC है उससे जो आपका जो भी रिजल्टेंट जा रहा है वो आपका सेकेंडरी सर्किट में फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली। ये आपको एश्योर करता है, कौन सी पिन, 2.7। ठीक है,
जब भी आपकी 8051 पावर डाउन मोड में जाती है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका एक लिखता है 2.7 पे आफ्टर सक्सेसफुली इंटर इन पावर डाउन मोड। ठीक है, 2.7 में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा, और 2.6 में आपको क्या देखने का मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है कि नॉर्मल ऑपरेशन में आपका Q2 और Q1 आपका शटडाउन रहता है, आप कह सकते हैं उसे कि वो बंद रहता है। तो यहाँ पे नॉर्मल मोड में क्या होता है कि जो VCC होता है वो सेकेंडरी सर्किट से कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, अब S1 को अगर हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे जो आपको S1 प्रोवाइड कर देती है, अगर उसको हम क्लोज करते हैं तो सेकेंडरी सर्किट आपकी री एनर्जाइज होती है और रीसेट होती है थ्रू दी कैपेसिटर C2। C2 से आपकी रीसेट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो डायोड आपका यूज कर रखा है D1 और D2, यहाँ पे जो D1 और D2 आपका यूज कर रखा है वो आपका क्यों यूज कर रखा है कि D1 आपका क्यों यूज कर रखा है, टू प्रिवेंट C1 कैपेसिटर 1 को एक्सेसिव करंट से बचाने के लिए हमें D1 प्रोवाइड कर रखा है। और D2 आपको क्यों रखा है, ताकि C2 जो आपको अवेलेबल है, C2 जो है उसको डिस्चार्ज होने से बचा सके थ्रू दी रीसेट पिन। ठीक है, रीसेट पिन के थ्रू आपका कैपेसिटर 2 को डिस्चार्ज होने से बचा रखे, और D1 आपका क्यों प्रोवाइड कर रखा है, C1 को एक्सेसिव चार्ज होने से बचा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम पावर डाउन मोड में हम लोग पावर डाउन मोड को यूज करते हैं विद द पावर स्विचिंग सर्किट। ओके, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम का 8051 में। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे